आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की ये बात। काशी की ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह से जारी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अगले 2 दिनों तक यानी बुधवार शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी परिसर में कोई सर्वे नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगी। आज सुबह 7 बजे से वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच यह सर्वे शुरू हुआ था। वाराणसी के कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने इस सर्वे की प्रक्रिया शुरू की थी और इस टीम के करीब 30 एक्सपर्ट्स जांच कर रहे थे कि क्या यह मस्जिद किसी पुराने मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है या इसमें मंदिर जैसे कोई अवशेष दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ज्ञानवापी कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए और अभी उनको वहीं जाने के लिए वक्त दिया गया है। लेकिन पहले इसमें शुक्रवार को सुनवाई की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, फिर बात हुई कि आज ही इसको सुन लेते हैं। लेकिन जब बहुत दबाव दिया गया, अपने तर्कों में कहा गया कि नहीं, जब तक इस पर हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं करता सर्वे नहीं होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट इसको ना जब तक पूरी तरीके से सुन ले, तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2 दिन के लिए इस पर रोक लगाते हैं, तब तक आप हाईकोर्ट में जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। बार बार जो सॉलिसिटर जनरल थे सरकार की ओर से, वो अपने पक्ष में अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि हम ये आश्वासन आपको दे रहे हैं और एएसआई की तरफ से भी कहा गया था कि कुछ खुदाई जैसा नहीं होगा। चिंता तो इसी बात की है कि आप जो भी भवन है उसके स्ट्रक्चर को कोई परिवर्तन उसमें ना आ जाए। वो तभी हो सकता है जब आप कुछ तोड़फोड़ करें, कोई ईंट निकालें, कुछ करें। ऐसा कुछ वहां पर हो नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसको स्टे दिया गया है और अब कमेटी जो है, मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है, वो हाईकोर्ट में जाकर अपनी अपील लगाएगी। नहीं, देखिए, एक तो जब ये कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हुआ था तब भी इस तरह की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट गए थे मुस्लिम पक्षकार कि ये कोर्ट कमिश्नर का आदेश जो है उसको रोक दिया जाए और सर्वे नहीं होना चाहिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, यही जो आज चीफ जस्टिस हैं वही उस बेंच के अध्यक्ष थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने नहीं रोका था। आज उन्होंने क्यों रोक दिया? एक कारण तो ये लोग मुस्लिम पक्षकार गए थे कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने ये आदेश दिया है, उनको इस तरह के सर्वे का आदेश देने का अधिकार नहीं है, तो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था। दूसरी बात, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, उस पर रोक लगाने से, मतलब स्टे देने से मना कर दिया। तब उन्होंने आखिरी हथियार जो था वो चला कि ये फैसला फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे आया है और हमारे पास हाईकोर्ट जाने का समय नहीं था, तो हाईकोर्ट जाने का हमको समय दिया जाए। तो इसलिए 26 तारीख को शाम 5:30 बजे तक का समय दिया गया है हाई कोर्ट जाने का। कहा कि जब तक हाई कोर्ट में ये अपील दाखिल नहीं करते तब तक ये स्टे रहेगा। अब ये स्टे रहेगा कि नहीं ये हाई कोर्ट तय करेगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि सर्वे, मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाला है। और ये केवल यही की बात नहीं है, इस सर्वे के बारे में फैसला आएगा तो मथुरा का शुरू होगा। मथुरा में भी जो है निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है। अब वो मामला डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ है, वहाँ से क्या फैसला आता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो आप इशारा कर रहे थे कि अब माहौल चुनाव का है, तो ये मुद्दा चुनाव तक चलेगा, तो निश्चित रूप से चलेगा। सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट आएगी, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर फिर मांग होगी, दूसरा पक्ष दूसरी मांग करेगा, तो ये सिलसिला जो है चलने वाला है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आपने शुरुआत इस बात से की थी कि श्रृंगार गौरी का जो है दर्शन हमको रोज करने दिया जाए। पहले होता था, बंद कर दिया गया था मुलायम सिंह यादव के समय में, तो साल में 1 बार होता था। तो मांग ये थी, पिटीशन ये था कि श्रृंगार गौरी का जो है दर्शन हमको रोज करने दिया जाए। उसके बाद वो जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ उसमें निकल कर आया कि शिवलिंग है। तहखाने में देखा तो और बहुत सारी चीज़ें, दीवारों पर देखा तो सारे ऐसे चिन्ह हैं जो किसी हिंदू मंदिर में होते हैं। देखिए, जो इसमें मुस्लिम पक्ष है या जो मस्जिद कमेटी का पक्ष है, उनका कहना यह है शुरुआत से, जैसा आपने भी बताया, कि जो ओरिजिनल मामला है, क्या ओरिजिनल मामला यह है कि कुछ महिलाएं गई अदालत में, उन्होंने कहा कि आपको इसकी दीवार, इस मस्जिद के पीछे की दीवार पर जो कुछ दिखाई देता है वहां हमारी श्रृंगार गौरी माता का, वो देवी का स्थान है और वहां पहले पूजा करते थे, हमको वहां पूजा करने नहीं दी जाती, हमको उसके लिए दोबारा से परमिशन चाहिए। इतनी मांग वो लेकर के गई थी। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इस मांग का कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से क्या लेना देना था, और वही उस इन एक्सटेंशन अब आप कह रहे हैं कि पूरी मस्जिद का सर्वे कर लें। वो ओरिजिनल मांग, उसको लेकर फैसला भी हो चुका है, अब अनुमति मिल चुकी है पूजा करने की। अब ये कदम नहीं, रोज पूजा की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। मतलब फिर भी मामला वो है कि आपको एक सीमित क्षेत्र में पूजा का अधिकार मिले या ना मिले। इसलिए हुआ कि वो जो शिवलिंग दिखाई दिया, असली मामला वहां से शुरू हुआ, जिसको ये
फाउंटेन बता रहे हैं। तो वो विवाद वहां से शुरू हुआ। उसके बाद जब कोर्ट कमिश्नर का जो सर्वे हुआ, उससे उसकी जो रिपोर्ट आई, उसमें ये सब बातें हैं कि जो कुछ वहां दिखाई दे रहा है, सारे चिन्ह ऐसे हैं जो मंदिर के होते हैं। और सबको मालूम है कि औरंगजेब ने गिरवाया था। औरंगजेब के ही इतिहासकारों ने लिखा है कि कैसे भेजा गया, क्या फरमान दिया कुछ गया। एक तस्वीरें भी उस वक्त निकल करके आ गई थी जो स्क्रीन पर चल रही हैं, केवल इतना बता रहा हूं प्रदीप जी। हालांकि इस पर कोर्ट कमिश्नर के ऊपर गाज भी गिरी थी, कोर्ट ने हमको हटा भी दिया था उनके पद उनमें से से कि एक को हटा दिया था, उन्होंने कुछ कर दिया। जानकारी जानकारी की तस्वीरें थी। लीक जैसे हो स्वास्तिक का निशान है, कहीं गणेश जी की छोटी सी कोई आकृति है वो दिखाई दे रही है, कहीं पान का पत्ता दिखाई दे रहा है। तो ये कहा गया था भाई ये सब चीजें एक मस्जिद के अंदर, मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर होने का तो कोई मतलब नहीं है। शिखर के ऊपर गुम्बद बना दिया गया है। शिखर, मस्जिद का शिखर है, उसके ऊपर एक फॉल सीलिंग जैसा है, उसके ऊपर गुंबद बना हुआ, ये सारी बातें थी। अब सवाल यह है कि यहां से मामला अब माहौल बनाने के लिए कहां तक जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? चुनावी साल है, हर चीज मुद्दा बनेगी। नहीं, बिल्कुल मुद्दा तो बनेगी। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। वो श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी 5 महिलाओं ने, रेट की, कोर्ट में मामला चला। उसके बाद मामला मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे तक आ गया। अब जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि मथुरा, और सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भी मथुरा का मामला भी पेंडिंग है, उसमें भी सर्वे की मांग है। तो ये तो शुरू से 3 स्थानों की बात तो होती ही होती थी, अयोध्या, मथुरा, काशी। आप वो नारा याद करिए कि अयोध्या तो भी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अब धीरे धीरे चीज़ें उसी दिशा में बढ़ रही हैं। अयोध्या हो गया फैसला, मंदिर बन रहा है, अक्टूबर तक उसका प्रथम खंड भी बन जाएगा। अब काशी और मथुरा की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ कहावत है अवधि में, उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ना। तो उंगली पकड़ी गई श्रृंगार गौरी की पूजा के माध्यम से। अब सर्वे, और सर्वे के बाद फिर इसके बाद फिर अगली मांग ये होगी, सर्वे में अगर मंदिर का बात प्रमाणित होती है तो, कि हाँ साहब जो इसमें मंदिर की चीज़ें हैं और ये है। अगर नहीं प्रमाणित होती तो बात खत्म हो जाएगी, फिर विवाद ही खत्म हो जाएगा कि भाई अगर वो मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं है, मस्जिद का स्ट्रक्चर है, तो फिर बात झगड़ा खत्म। लेकिन अगर मंदिर के स्ट्रक्चर का जरा भी प्रमाण मिलता है, और जो कि मिलने की उम्मीद इसलिए भी है कि जैसा कि जो चित्र आप दिखा रहे हैं उसमें तमाम, कहीं पान बना हुआ है, कहीं गणेश जी की आकृति बनी हुई है, कहीं त्रिशूल भी है, त्रिशूल भी है। तो ये सबसे जाहिर है। अब इसके अब विवाद दूसरा शुरू होगा। विवाद ये शुरू होगा कि हिंदू पक्ष जो है, जो मंदिर पक्ष है, वो कहेगा साहब ये मंदिर का ही ढांचा है जिसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। मुस्लिम पक्ष ही कहेगा कि साहब ये मस्जिद है, और चूंकि उस समय तमाम सारे मंदिर के जो वो स्ट्रक्चर होते थे, जो तोड़े जाते थे या टूटे, उनको लगा के बनाया जाता था, इसलिए इससे बना। मतलब इस तरह के तर्क वितर्क होंगे अपने, और उसका फिर दोनों तरफ से राजनीतिक इस्तेमाल भी होगा। जाहिर है फिर वो सब जो नारे हैं राजनीतिक, मंदिर पक्ष के लगेंगे, मुस्लिम पक्ष अपने लगाएगा, तो एक ध्रुवीकरण की राजनीति फिर शुरू होगी चुनाव तक। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है कोर्ट के अंदर या कोर्ट के आदेश से। अयोध्या का मामला भी तो कोर्ट में ही था, लेकिन उससे पहले आप उसके पीछे पूरा आंदोलन था, सब कुछ आंदोलन था, लेकिन ताला कोर्ट का खुला था ना, कोर्ट के आदेश से। सारा जो मामला गर्म हुआ वो तो फरवरी 1986 से शुरू हुआ ना, जब वो फैजाबाद का जो कोर्ट जो है, जिला सेशन जज ने जो है ताला खोलने का आदेश दिया, वहीं से सारा मामला आगे बढ़ा। उसके पहले तो ताला बंद था, लोग जाते थे, आंदोलन होता रहता था। तो कोर्ट जो है के आदेश से बल मिलता है। जिस पक्ष के पक्ष में आदेश जाता है कोर्ट का, उसको एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है। साहब देखिए अदालत ने कहा है, और जब बल मिलता है तो जाहिर है कि उसके पक्ष में समर्थन भी जुटता है। तो इसलिए कोर्ट तो मेरिट पर अपना फैसला देगा, जो भी उसके सामने तथ्य आएंगे, लेकिन उस तथ्यों का, उस फैसले का इंटरप्रिटेशन जो है, दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से करेंगे। सब वो केशव प्रसाद मौर्य ने लिख ही दिया ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित तो नहीं। अब केशव प्रसाद मौर्य सत्य क्या है वो मान रहेंगे, सबको पता है सत्य क्या है। बीजेपी ने अधिकृत रूप से अभी इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया है। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने पालनपुर की अधिवेशन से ले लिया था उसमें 1988 में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आ गए। अभी हो सकता है मनोज तिवारी आ जाए, हो सकता है कोई और आ जाए, आप देखिएगा, हो सकता है कि कोई और साधु संत बोल दें। तो ये मुद्दा तो धीरे धीरे इलेक्शन के चुनावी राजनीति का एक हिस्सा बनेगा ही बनेगा। अच्छा, ये और देर सवेरे मामला जाकर के आपको पहले तो यही निर्धारित करना पड़ेगा कि वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका क्या होगा। सब कुछ लेना देना तो उसी कानून से ही है। नहीं, निश्चित तौर पर कानून से है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के 2-3 लाइनें कह दूं तब इस पर आऊंगा। जब राम मंदिर बनेगा ये तय हो गया और सर्वोच्च न्यायालय से तय हुआ
हिंदुओं का आंदोलन हुआ, सारी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ उसमें, जाने कितनी चीज़ें हुई, भाजपा की सरकारें बर्खास्त करती गई, सब कुछ हुआ, कल्याण सिंह को सजा सुनाई गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी जब राम मंदिर के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूछा गया क्या आप काशी और मथुरा के लिए आंदोलन करेंगे, तो संघ का बड़ा स्पष्ट जवाब था। उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज की भावनाओं के लिहाज से राम मंदिर आंदोलन में गए थे, हम कोई आंदोलन करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन जब हमको लगा कि हिंदू समाज की भावनाओं का अनादर हो रहा है तो हमने वो आंदोलन किया। हम कोई और आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। अब यहां इसके आगे की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तब कोई आंदोलन करने की कोशिश की थी जब दबाव बना समाज का, तब वो किया, अब अदालत में है। और आप जरा सोशल मीडिया, एक पक्ष है जो अदालत की लड़ाई लड़ेगा, एक पक्ष है जो आज के समय में जिसको हम डेमोक्रेटिक मीडियम कहते हैं, क्या बात हो रही है। जितने सो कॉल्ड सेकुलर फिनोमिना वाले लोग हैं, उस नैरेटिव वाले लोग हैं, वो कह रहे नहीं नहीं भाई एकदम सर्वे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वहां साफ साफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रही है कि जो साइंटिफिक सर्वे है वो करेंगे, जो आर्कियोलॉजिकल पैरामीटर्स है वो करेंगे। अब इसमें किसको ऐतराज हो सकता है? इसका मतलब कि मन में चोर है। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कहीं ना कहीं मन में है कि भैया ये मस्जिद तोड़कर ही बनी है मंदिर को। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने समय से अलग अलग जगह पर जो नैरेटिव चला रहे थे, चलो मुसलमानों का समझ में आता है कि वो तो भाई उनका उपासना स्थल है, पूजा स्थल है, उनकी तो बात समझ में आती है। इस देश के जो फर्जी वाले सेकुलर हैं, ये क्या कर रहे थे इन वर्षों से? ये इसका मतलब असली सांप्रदायिक है, ये देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लड़ाते हैं। अगर ये पहले दिन कहते कि ये 3 स्थान है या 2 स्थान है या 1 स्थान है, भाई ये दिख रहा है, इस पर न्यायालय में और वैज्ञानिक आधार पर बात होनी चाहिए। कोई हिंदू शास्त्रों के आधार पर इसका सर्वे नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया वो न्यायिक तौर पर ठीक दिखता है, लेकिन सर्वे तो होने देते, खुदाई रोक देते, ये भी तो सवाल खड़ा होगा ना। चलिए देखिए आगे सर्वे पर रोक लगती है या अभी जैसे इजाजत मिली हुई है सर्वे भी का काम आगे बढ़ेगा। हम काशी की बात कर रहे हैं तो आइए यूपी की थोड़ी और चुनावी राजनीति की बात करते हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगातार झटके लग रहे हैं। आज अखिलेश और जयंत चौधरी की पार्टी में टूट हो गई। पहले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए में आ गए, फिर समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और अब अखिलेश की पार्टी के 3 बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए। अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे साहिब सिंह सैनी, 4 बार के विधायक जगदीश सोनकर और पूर्व विधायक सुषमा पटेल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा आरएलडी के नेता राजपाल सैनी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। राजपाल सैनी 2022 के विधानसभा चुनाव में खतौली सीट से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। पहले पूर्वांचल की बात करेंगे। अब ये सपा को छोड़कर के जो नेता आ रहे हैं, एक और ये प्रदीप जी, और दूसरी ओर अभी बड़ी चर्चा चल रही है, ओम प्रकाश राजभर मोदी जी की एक सभा कराना चाहते हैं आजमगढ़ में। माना जा रहा है वो अगस्त में वो सभा होगी भी और उसके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी का मैं ही एक छत्र नेता हूं। और यहां से भी उस तैयारियों को लेकर अभी से बातचीत होने लगी है। तो पूर्वांचल को लेकर ओम प्रकाश राजभर का आना, समाजवादी पार्टी में टूट, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। नहीं, समाजवादी पार्टी में एक बेचैनी तो है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया, मैंडेट उनके लिए था, उन्होंने अपने बेटे, उसमें अखिलेश यादव ने भी मेहनत की थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो मैंडेट मुलायम सिंह यादव का था, उन्होंने बेटे को सत्ता सौंप दी। तो उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 17 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, फिर 22 का विधानसभा। चारों चुनाव अखिलेश यादव हारे हैं। तो उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहा है कि भाई, और दूसरा जो कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, मुसलमानों में बेचैनी है कि अखिलेश यादव से काम नहीं चलेगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर जो है बीजेपी से लड़ना है तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। इसकी घबराहट अखिलेश यादव को है और ये जो दिखाई दे रहा है, ये लोगों को समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के पांव उखड़ना शुरू हो गए हैं। वो बीएसपी की हालत में अभी पहुंच जाएगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो उसी दिशा में बढ़ रही है। अगर अखिलेश यादव कोई बहुत बड़ा उनमें पहले अपने में परिवर्तन आए, उन्होंने कुछ मतलब अर्जित नहीं किया है, ये सब कुछ विरासत में मिला है जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जो संभाल नहीं पाते उनका क्या हश्र होता है, वो चौधरी चरण सिंह के परिवार को देख लीजिए, अजीत सिंह, फिर जयंत चौधरी।
चौधरी चरण सिंह कभी मतलब पूरे उत्तर भारत के नेता हुआ करते थे और वो जाटों के नेता नहीं थे, पिछड़ों के नेता थे। पूरा पिछड़ा वर्ग, यहाँ तक कि यादव उसी यादव को नेता मानते थे जिसको चौधरी साहब कहते हैं कि ये यादवों का नेता है। वहां से चले वो उत्तर प्रदेश के नेता हुए, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हुए, फिर बागपत कमिश्नरी के हुए, आखिर में अपनी सीट नहीं बचा पाए जी। तो अखिलेश यादव कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको तो दिखता है ना, आपने 2022 के चुनाव का नतीजे की याद दिलाई, उनको वो 32% वोट दिखता है, विपक्ष में और कुछ बचा नहीं, तुमको लगता है विपक्ष का इकलौता नेता मैं हूं इस वक्त। लेकिन कब तक रहेंगे, सवाल इस बात का। ये जो लोग जा रहे हैं इनको 32% वोट क्यों नहीं दिख रहा है? इनको तो रुकना चाहिए ना। और अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ये भी नहीं है कि कोई नेतृत्व ऐसा है जिसकी वजह से नाराजगी हो कि पिछड़ों को जो है नेतृत्व नहीं मिल रहा है, वो भी है, फिर भी छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ब्रेक लेना पड़ेगा हमें यूपी में ही अभी, क्योंकि कांग्रेस और अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही हैं फिलहाल तो यूपी में दिखाई देते हैं। और मायावती जी ने तो अभी कह दिया कि हम अलग ही चुनाव लड़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था, कुछ लोगों ने लिखा कि 20 सीट तक अखिलेश यादव दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। अभी जल्दी है, लेकिन फिर भी 60 और 20 का कॉम्बिनेशन का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। 60-20 का हो या 70-10 का हो, जो भी हो तो आगे पता लगेगा। लेकिन जो भी प्रदीप जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसी में बात जोड़ूं। जितना अखिलेश यादव इस तरह से कमज़ोर होंगे, उनके लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, उतना ही उनकी बार्गेनिंग पावर जो उत्तर प्रदेश में है वो भी कमज़ोर होगी। फिर कांग्रेस को और मौका मिलेगा। इसलिए अखिलेश यादव के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी पार्टी को एकजुट रखें। चुनाव में मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है, पहले पार्टी तो मजबूती से जुटे। जिस 32% की बात आप कर रहे थे, उस 32% में ओम प्रकाश राजभर भी थे, उस 36-37% में उसमें ये सैनी समाज भी था। वो जो एक चुनाव के पहले जो तमाम पिछड़े नेताओं को उन्होंने जोड़ा था, जिसमें दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब आए थे, तो तब जाके वो 34-35%, 36% जो वोट बना था। अगर इसी तरह लोग निकलते रहे जी, तो आपके बैंक में मान लीजिए आपके पास अर्निंग ना हो और खाली आप खर्चे करते चले जाएं, तो बैंक बैलेंस तो कम होगा ही होगा। जुड़ कुछ नहीं रहा है। अगर अभी ये हो कि भाई बीजेपी से 10 नेता छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो समझ में कुछ जुड़े भी, लेकिन अभी तो निकल ही रहे हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है इसके लिए अखिलेश यादव को जरूरी है। कांग्रेस जुड़ेगी ना अभी? नहीं, अगर कांग्रेस अलग चीज है, कांग्रेस अगर जुड़ेगी। इंडिया में भी उनको अपनी मजबूती रखनी है, इंडिया गठबंधन में, तो अखिलेश यादव को अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। इंडिया गठबंधन में तो इस वक्त लग रहा है सबसे उत्साही सदस्य अखिलेश यादव ही हैं। किसी ने तो गिनकर बताया कि बाकी लोगों ने कितना ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने कितने ट्वीट किए। जब बेंगलोर में थे बैठक से पहले बात, कुल 4 ट्वीट अखिलेश यादव ने खुद किए अपने हैंडल से। नहीं, देखिए ये तो मतलब इस मामले में अगर आप कहेंगे तब तो अखिलेश जी सबसे बड़े नेता हैं। ट्वीट बहुत बढ़िया करते हैं। वो ट्वीट तो अगर कोई पत्रकार उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करे तो उस पर भी बढ़िया ट्वीट करते हैं। लेकिन क्या उससे राजनीति हो सकती है? क्या उससे राजनीति नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव 2012 से 17 की सरकार चलाने के बाद पहले से ज्यादा बेकार हो गए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पहले से ज्यादा बेकार का मतलब, जब वो अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो लड़ रहे थे कि समाजवादी पार्टी पर कब्जा करना है, तो जिस तरह से उन्होंने सोचा था, और उस वक्त अगर आप ध्यान दीजिए तो कोशिश के तौर पर ही सही, उन्होंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ यादव नहीं होंगे, हर जाति के कुछ नेता बिठाने की कोशिश की। अपराधी जो है वो कम से कम उनके साथ खड़ा न दिखे, जो मुलायम शिवपाल के साथ रहते थे, अतीक अहमद मुख्तार जैसे लोग, वो न दिखें। ये सारी कोशिश उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने परिवार को भी थोड़ा सा कम करेंगे। लेकिन पब्लिक कैसे देखती है? 5 सांसद जीतते हैं तो सिर्फ उनके परिवार के, या कुछ भी जो कुछ है उनके घर परिवार के, और जो कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरे नहीं कर रहे हैं। चुनाव के तुरंत बाद आप ओम प्रकाश राजभर से लेकर और महान दल वाले केशव देव मौर्य से लेकर सारे लोग कहते हैं कि ये सब तो बेकारी थे, हमारे बूते आए हुए थे। ताकत आपकी नहीं है और सबको आप कह रहे हैं कि हमारी ताकत से आप बढ़ रहे हैं, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और शायद अब पार्टी के भीतर अखिलेश यादव को नेता नहीं मान रहे हैं लोग, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, और मैं आपको बता दूं, हमने शुरुआत में आपसे कहा था अपने सवाल आप हमें भेजिए, हैशटैग कहानी कुर्सी की, ये ट्विटर पर लिखिए, अपना प्रश्न आगे लिखिए। 2:30 बजे आज प्रोग्राम में आपके सवाल हम लेंगे, हमारे मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। देश की राजनीति से जुड़ा कोई भी विषय हो सकता है आपके सवाल में, जरूरी नहीं कि आज हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं केवल वही विषय हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।